क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुभाष बिश्नोई आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे कक्षा 10 का विज्ञान विषय, जिसके अंदर अपन ने छठा अध्याय पढ़ रहे थे। अपन रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक के अंदर अपन पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और रासायनिक अभिक्रियाओं के 8 से 9 प्रकार थे, जिसमें से अपन दो पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। मैं आशा करता हूं कि आप सबने वो वीडियो देखे होंगे। वो भी वीडियो देखे, अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। उसी कड़ी में मैं आगे चलता हूं और आगे और दो अभिक्रियाएं पढ़ते हैं आज के वीडियो में। उसी हिसाब से आगे सारी विस्थापन, द्विविस्थापन ऐसे अभिक्रिया पढ़ते जाएंगे। आज की क्लास में अपन पढ़ते हैं क्या, विस्थापन और द्विविस्थापन, दो अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। इन दोनों अभिक्रियाओं को पढ़ने से पहले मैं हर एक वीडियो के लास्ट में एक सवाल लेता हूं। मैंने पिछले वीडियो में भी एक लिखा था सवाल, जिसमें मैंने लिखा था CaO था, शुष्क बिना बुझा चुना था। मैंने कहा था इसमें क्या यौगिक या तत्व मिलाया जाए कि ये किस में बदल जाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाए, शुष्क बुझे हुए चूने में बदल जाए। तो बहुत से लोगों ने इसका जवाब भी सही दिया था। हो सकता है आप लोगों ने भी जवाब सही दिया हो। इसका उत्तर था H2O, यानी यदि इसके अंदर जल मिला दिया जाए, पानी मिला दिया जाए, तो ये शुष्क बिना बुझा हुआ चूना किस में परिवर्तित हो जाएगा, शुष्क बुझे हुए चूने में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। अब इस हिसाब से आगे चलते हुए मैं शुरुआत करता हूं विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया की। और सबसे पहले अपन कौन सी अभिक्रिया पढ़ते हैं? सबसे पहले पढ़ते हैं अपन विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ये किस प्रकार से होती है? तो मैंने सबसे पहले शुरुआत में भी पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी कोई चीज पढ़ते हैं उससे पहले उसका अर्थ मालूम होना चाहिए कि इस अभिक्रिया का नाम विस्थापन अभिक्रिया रखा है तो कुछ तो इसका कारण होगा। अपने में से भी अपना नाम रखा है, कुछ सोच समझ के रखा होगा घर वालों ने कि इसके अंदर इस हिसाब के गुण हैं, इस हिसाब से इसके ये नाम रख दो। कहते हैं ना, पूत के भेद तो पालने में दिख जाते हैं, तो घर वालों को दिख जाते हैं कि हाँ ये किस गुण का आदमी है, किस गुण की महिला है या बालक है, बालिका है। तो उसी के आधार पर अपना नाम रख दिया जाता है। वैसे ही रासायनिक समीकरणें हैं, इनके क्या गुण होते हैं, इनके क्या काम होते हैं, उसके आधार पर इनका नामकरण कर दिया जाता है। तो इस विस्थापन का अर्थ समझे तो इस विस्थापन का अर्थ क्या होता है कि विस्थापन का मतलब होता है कहीं एक जगह से उठकर दूसरी जगह चले जाना। विस्थापन का मतलब होता है उठ के कहीं दूसरी जगह चले जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। भौतिक विज्ञान में भी पढ़ते हैं तो अपन विस्थापन पढ़ेंगे। विस्थापन ये होता है कि किसी भी कण या वस्तु द्वारा तय किया गया अधिकतम न्यूनतम पद जो होता है वो विस्थापन कहलाता है। मतलब वो जहां है वहां से कहीं और विस्थापित हो जाए, वो विस्थापन अभिक्रिया होता है। वैसा इसके अंदर होता है रसायन विज्ञान के अंदर। जैसे विस्थापन कैसे होती है, जैसे एक ही मान लो तत्व लिख दो, मैं A तत्व है और एक ये यौगिक लिख दो जिसमें एक यौगिक B है और दो तत्व उससे मिलकर बना है, एक B और C से। और जब मैं इसके अंदर रिएक्शन करवाता हूँ, तो देखो क्या होगा, ये A जो यौगिक होगा, A जो तत्व होगा, ये A तत्व क्या करेगा, इस B तत्व को यहाँ से हटा देगा, मतलब यहाँ से विस्थापित कर देगा और इसकी जगह कौन ले लेगा, ये A ले लेगा। तो ये रिएक्शन कैसे होगी, ये समीकरण कैसे होगी, A यहाँ पे आ जाएगा और C के साथ जुड़ जाएगा और B है वो क्या हो जाएगा, इधर बाहर निकल जाएगा। तो हुआ क्या यहाँ पे कि एक तत्व ने, एक यौगिक था उसमें से उसके एक तत्व को विस्थापित कर दिया और उसकी जगह किसने ले ली, खुद ने ले ली। तो ऐसी अभिक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब ये इसके साथ में जुड़ा हुआ था, ये दो तत्व मिलकर एक यौगिक बना रखा था, इसने आके इसको विस्थापित कर दिया, हटा दिया। तो ये तो आसान तो काम नहीं है कि ये आए इसको कह दे भी तू तेरे घर जा, मैं यहाँ रहूंगा, हट जाएगा क्या ऐसे? अपने कोई आके ऐसा कह दे कि ना तुम तेरे घर से बाहर निकल, यहाँ तो मैं रहूंगा, तो अपन निकल जाएंगे क्या? नहीं निकलेंगे। पर निकलेंगे कब? जब ये ज्यादा शक्तिशाली होगा, तो इसको निकलना पड़ेगा और ये यहाँ से हट जाएगा और इसकी जगह कौन ले लेगा, ये ले लेगा A। तो विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा भी यहीं से बनती है।
कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं, देखो परिभाषा में ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, तत्व कह दो चाहे पदार्थ कह दो, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से, यानी उसके परिवार से, उसके यौगिक से ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये परिभाषा आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए इस डायग्राम के माध्यम से, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको साथ साथ में याद हो जाएगी रासायनिक समीकरण की या रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ये अधिक क्रियाशील है, इसकी क्रियाशीलता क्या है? अधिक है। तो ये अधिक क्रियाशील तत्व है, ये अधिक क्रियाशील तत्व क्या करेगा? ये कम क्रियाशील जो तत्व है बी क्या है? कम क्रियाशील तत्व है। करने में ये सी को भी विस्थापित कर सकता है, सी कम क्रियाशील तत्व होगा तो सी को विस्थापित कर देगा। तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है, ये विस्थापित कर दिया, देखो अलग कर दिया यहाँ से, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मैं इसके उदाहरण लिखूं तो जैसे देखो मैंने लिखा Fe, Fe का मतलब आप समझते हो Fe क्या होता है? फेरस होता है। Fe की मैं रिएक्शन करवा दूं किससे? CuSO4 से। Cu का मतलब क्या हो गया? कॉपर, और SO4 का मतलब क्या हो गया? कॉपर सल्फेट। CuSO4 कॉपर सल्फेट है, ये क्या करेगा? रिएक्शन करके, ये अधिक क्रियाशील है, मैं अभी क्रियाशीलता बताता हूं सर्वाधिक किसकी होती है। ये अधिक क्रियाशील तत्व है, ये अधिक क्रियाशील तत्व क्या करेगा? इस कम क्रियाशील तत्व को इसके यौगिक से क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, और इसकी जगह कौन ले लेगा? ये खुद ले लेगा। तो FeSO4 हो जाएगा ये, और साथ में ये Cu क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये फेरस सल्फेट बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या? फेरस सल्फेट, और ये साइड में क्या निकल जाएगा? कॉपर, फेरस सल्फेट, और ये Cu क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। तो ये उदाहरण के माध्यम से भी आपको समझ में आया होगा। मैंने पहले दिन ही बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरणें याद करनी जरूरी है। उसकी परिभाषाओं से ज्यादा उनकी समीकरणों को याद करोगे तो समीकरणों से परिभाषा बन जाएगी। तो देखो ये अधिक क्रियाशील तत्व था, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके इसकी जगह ले ली, और ये विस्थापन अभिक्रिया बन गई। एक एग्जांपल और लिखता हूं, जैसे Zn है। Zn क्या होता है? जिंक होता है। ये जिंक क्या करेगा? मैं यही ले लेता हूं CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट ले लेता हूं। ये CuSO4 के साथ में रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है तो ये इस कम क्रियाशील को विस्थापित कर देगा, और इसकी जगह क्या ले लेगा? वो खुद ले लेगा, और ZnSO4 बन जाएगा ये, और यहाँ से Cu क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो वहां पे कॉपर सल्फेट था, ये विस्थापित होके यहाँ पे क्या बना लिया? इसने जिंक सल्फेट बना लिया। तो और अच्छे से ये दो उदाहरण याद करना है। इसके दो उदाहरण जरूरी नहीं है, आप एक उदाहरण याद कर लेना, पेपर में लिखी हुई आएगी। विस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। तो विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी है, ये डायग्राम बनाना है, इन दोनों में से एक उत्तर लिख देना है, एक एग्जाम्पल लिख देना है आपको। अब ये तो बात हुई विस्थापन अभिक्रिया की। अब ये क्रियाशीलता कैसे होती है भाई? सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होती है? सबसे कम क्रियाशीलता किसकी होती है? कौन किसको विस्थापित कर सकता है?
भी कहने में ये कह दे कॉपर को यहाँ रख दे, Fe को यहाँ रख दे, कॉपर की फेरस सल्फेट से रिएक्शन करवा दे, क्या हो जाएगी? क्या नहीं हो पाएगी, क्योंकि कम क्रियाशील होगा वो अधिक क्रियाशील को तो उसके यौगिक से विस्थापित कर ही नहीं सकता। तो फिर उसका क्या क्रम होता है, किस प्रकार से उसकी क्रियाशीलता कम या ज्यादा होती है, तो मैं उसको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो तत्वों की क्रियाशीलता किस हिसाब से होती है, ध्यान से समझना इस चीज को और याद भी रखना इसको। तो देखना मैं इधर लिखता हूँ क्या, इधर लिखता हूँ मैं अधिक क्रियाशील तत्व, इधर क्या लिखता हूँ? अधिक क्रियाशील तत्व, यानी जिसकी क्रियाशीलता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। तो ये इधर लिखता हूँ मैं क्या? अधिक क्रियाशील तत्व, और इस साइड क्या लिख दूँ मैं? इस साइड लिख दूँ मैं कम क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व। तो फिर देखो इस हिसाब से क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम लिख दो, इस साइड से क्रियाशीलता क्या हो रही है? कम हो रही है। आपको याद रखना है, देखो सबसे पहले सर्वाधिक क्रियाशीलता किसकी होती है? पोटेशियम की। उसके बाद में क्रियाशीलता किसकी होती है? सोडियम की। उसके बाद में क्रियाशीलता सर्वाधिक किसकी होती है? कम होती जा रही है, सोडियम से कम होगी किसकी? कैल्शियम की। कैल्शियम से क्या होती है? मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम से कम किसकी होती है? एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम से कम किसकी होती है? जिंक की। जिंक से कम किसकी होती है? जिंक से कम किसकी होती है? जिंक से कम होती है Fe की। Fe से कम किसकी होती है? तो Fe से कम होती है Pb की, यानी लेड की। Pb से कम किसकी होती है? हाइड्रोजन की। ये हाइड्रोजन इसके बीच में डाल दिया ऐसे। फिर इसके बाद में हाइड्रोजन के बाद में किसकी होती है? कॉपर की। कॉपर के बाद में किसकी होती है? Ag की। Ag के बाद में किसकी होती है? Au की। और Au के बाद में किसकी होती है? Au के बाद में होती है Pt की, प्लेटिनम की। तो ये क्रम आपको याद रखना है। देखो मैं एक बार और वापस लिखता हूँ यहाँ पे समीकरण को। मैंने लिखा Fe की मैंने अभिक्रिया करवाई थी किससे? CuSO4 से। तो Fe की CuSO4 से करवाई तो ये यौगिक बना था FeSO4 और Cu क्या हो गया था? अलग हो गया था। तो अब इसके अंदर देखो Fe कहाँ पे है? Fe देखो ये यहाँ पे है, और कॉपर कहाँ पे है? देखो कॉपर ये यहाँ पे है। तो ये क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है, ये ज्यादा क्रियाशील है और ये इससे क्या है? कम क्रियाशील है। तो ये वाला इसको क्या कर सकता है? विस्थापित कर सकता है। दूसरी जो मैंने लिखी थी, दूसरी जिंक के साथ में मैंने लिखी थी इसकी CuSO4 की, और यहाँ से बना था क्या? ZnSO4, और क्या बनाया था? Cu। तो देखना जिंक जो था उसने इसको विस्थापित कर दिया था, क्या सही है? ये जिंक रहा, इसने क्या किया? इस कॉपर को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है और इसकी क्रियाशीलता क्या है? कम है। मैं ऐसे समीकरण लिख दूं क्या? मैं ऐसे लिख दूं CuSO4, और यहाँ पे क्या लिख दूं? मैं यहाँ पे Cu लिख दूं और यहाँ पे क्या लिख दूं? FeSO4 लिख दूं। क्या ये मैं रिएक्शन करवा दूं ऐसे? तो ये हो जाएगी क्या? CuSO4 और Fe हो जाएगा क्या? ये नहीं हो पाएगा। ये रिएक्शन अगर लिख देंगे पेपर में तो क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ये गलत क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये Cu तो देखो कम क्रियाशील है और ये अधिक क्रियाशील है। कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील को विस्थापित कर ही नहीं सकता, अधिक क्रियाशील को विस्थापित नहीं करता, तो ये रिएक्शन है ये संभव ही नहीं हो पाएगी। तो ये थी अपनी विस्थापन अभिक्रिया, इसको अच्छे से याद करना। इस सक्रियता श्रेणी को भी थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि पेपर के अंदर हो सके आपको इसमें से 4-5 ये लगभग धातु ये सारी की सारी, बीच में कार्बन भी डालते हैं, कार्बन नहीं लिखा मैंने, है ना? अपनी साइड किताब में ये एल्यूमिनियम और नहीं लिख रखे, प्लेटिनम और नहीं लिख रखे, ये सारी की सारी धातुएं हैं, इनका क्रम इस हिसाब से होता है। इजीली ये याद हो जाएगा, 1-2 बार लिखोगे तो आप। तो इसको याद रखना। पेपर में आपको एक ये नाम दे देंगे, एक ये दे देंगे, एक ये दे देंगे, एक ये दे देंगे, कहेंगे कि इसको क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, या इसको कह देगा क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो एक क्वेश्चन में लिख के देता हूँ। यहाँ पे आपको मान लो ये 4 धातुएं दे दी उसने, एक क्या दे दी? Fe दे दी, एक क्या दे दी? एक Fe दे दी, एक क्या दे दी? जिंक दे दिया, एक आपको क्या दे दिया? Au दे दिया, और एक आपको क्या दे दिया? Mg मैग्नीशियम दे दिया। अब इसको आपको कहेगा कि किसके क्रम में लिखिए? क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम पूछ रहा है, किस क्रम में? क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में लिखना है, तो आप देखो साथ साथ में लिख के कैसे लिखोगे?
बढ़ते हुए क्रम में लिखना, इसका मतलब सबसे पहले कम क्रियाशील को लिखना है, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, ऐसे लिखना है बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे कम क्रियाशीलता इसमें से किसकी होती है? तो आप जब आपको सक्रियता श्रेणी याद होगी, आप इस पे नजर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें से सबसे कम क्रियाशील तो यहाँ से Au है, प्लेटिनम है सबसे कम, तो प्लेटिनम तो है नहीं इनके अंदर, तो Au है। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? Au। Au के बाद में इससे ज्यादा किसकी हो जाएगी? इसके ज्यादा जब 2 नंबर पे आएगा, इधर से चलते हैं तो 2 नंबर पे कौन आता है? देखो 2 नंबर पे Ag, इसके अंदर नहीं दे रखा, Pb नहीं दे रखा, Fe आता है, तो 2 नंबर पे Fe आ जाएगा, इसकी इससे ज्यादा होगी क्रियाशीलता। Fe के बाद में देखो Zn आता है, Zn दे रखा है तो Zn लिख देंगे, और Zn के बाद में एल्यूमिनियम नहीं दे रखा, मैग्नीशियम दे रखा, मैग्नीशियम आता है तो मैग्नीशियम रख देंगे। तो ये इस हिसाब से सवाल बन सकता है, आपके 1 नंबर का सवाल बन सकता है। ये ऑप्शनल 4 ऑप्शन आएंगे, उसके अंदर लिख देगा निम्न में से सत्य है, और ये 4 इस हिसाब से छोटे बड़े करके लिख देगा। आपको अगर ये सक्रियता श्रेणी याद होगी तो आप इसको आसानी से छांट लोगे और इसको सही कर दोगे। तो ये थी अपनी विस्थापन अभिक्रिया, इसको आप अच्छे से पढ़ना और याद भी करना। वीडियो को रोक के इस समीकरण की परिभाषा लिख लेना, इसके उदाहरण लिख लेना, नहीं तो अपनी किताब के अंदर, राजस्थान बोर्ड की जो किताब है उसके अंदर इसको एकदम अच्छे से समझा रखा है। तो मैं आशा करता हूं कि आपने विस्थापन अभी आपको अच्छे से ये समझ में आई होगी। इसको वीडियो को बार बार देखना, आपको समझ आ जाएगी। चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। धन्यवाद।